हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ गया हूँ। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्लास 10 हिंदी गद्य चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लॉन्च पर। तो जल्द से जल्द सभी जुड़ जाइए और लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में थोड़ा जल्द से जल्द शेयर कर दें ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मां शारदे का नाम ले लेते हैं ताकि मां शारदे का कृपा सभी विद्यार्थी पर बनी रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं, बाद में फिर जूम इन कर देंगे। देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना है उसके बाद जवाब देना है। लेखक जो मेरे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कहानी निबंध पढ़े होंगे उसमें विडंबना की बात किया गया है। किसका बात, विडंबना का, और उसके स्वरूप का बात किया गया है। यदि आप लोग पढ़े होंगे निबंध तो आप लोग आंसर अच्छे से दे पाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने से बुक को पढ़िए, रीडिंग कीजिए, तभी जो है आंसर जल्द अच्छे से लिख पाइएगा। देखिए क्या कहता है लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अभी के युग में भी जातिवाद यानी जाति को अलग अलग करने वाले आदमियों का कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए जाति प्रथा जो है ना, वो भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके होंगे। चलें आगे चलें। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखिए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आंसर देखिए। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। पहला रोमन देखिए क्या कहता है। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। कहता है कि जातिवादियों का कहना क्या है कि श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला रोमन देखिए क्या कहता है। अगला रोमन कहता है जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यानी गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है, जाति समर्थकों का मतलब कहने का अर्थ है क्या, माता पिता यानी जब से बच्चा गर्भ धारण करता है तभी से इसका जो है ना पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम आगे चल के कौन सा काम करने वाला है। अगला रोमन देखिए क्या कहता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें कि पेशा परिवर्तन पेशा बदलने का अनुमति नहीं होता है। भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों ना हो, भले ही उससे भूखों मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। चाहे आप वही पेशा करते करते भूखे रहिए, आपको पैसा हो या ना हो, परिवार जैसे चलाओ, लेकिन काम आपको वही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। अगला देखिए अगला रोमन क्या कहता है। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। अगला रोमन देखिए जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में
व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपरिहित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। एक सेकेंड, विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। अराजकता नहीं फैलती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गई तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। बोलता है जातिवाद जो हुआ है, जातिवाद जो होता है, उनके पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का जो आपत्ति है, कठिनाई है, वो क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं उत्तर के माध्यम से। क्या कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, यहाँ रेप अनुस्वार होगा, तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है, जो चिंतनीय है। देखिए पहला आपत्ति क्या है कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। लेखक की दृष्टि में, लेखक के देखने से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, मतलब बहुत भारी दोष है, बहुत भारी संकट है। अगला रोमन देखिए क्या कहता है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, मतलब जाति के अनुसार जो काम बांटा गया है, वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वो समाज की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला रोमन क्या कहता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। मतलब इसमें कहा गया क्या है कि मनुष्य जो चाहेगा वो नहीं हो सकता है, जो समाज चाहेगा वही होगा। चलिए अगला रोमन देखिए 3 का अगला रोमन क्या कहता है कि आर्थिक पहलू से भी अधिक हानिकारक जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी अधिक हानिकारक क्या है, जाति प्रथा है। अगला रोमन, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही वह स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सॉरी मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपोती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। देखिए क्या कहता है कि श्रम के नाम पर जो है श्रमिकों को विभाजन कर दिया है, क्या क्या है, श्रम के नाम पर, काम के नाम पर मजदूर को अलग अलग कर दिया है, और श्रमिकों के बच्चे, मजदूर के बच्चे को अनिच्छानी, जो काम मजदूर करता है वही काम उनके बच्चों को भी करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या कहता है। कहता है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण
मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब ऐसा पेशा चुनने की अनुमति, जो उसका पिता करता था वही काम आगे बच्चा भी करेगा। जो उसका पिता नहीं किया है वो काम बच्चा नहीं कर सकता, जो किया है वही कर सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। देखिए लेखक जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे और क्यों मानते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या कहता है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको? जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। देखिए मनुष्य का जो मनुष्य अपने मन से जो काम करना चाहता है वो काम समाज होने नहीं देता है। ठीक, मजबूरी बस जहां काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। देखिए उत्तर क्या है। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में उच्च नीच की भावना ही विद्यमान है। आपस में उच्च नीच की भावना ही विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए पहले क्या कहता है। इसका आंसर कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए पहला रोमन क्या है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। दूसरा रोमन, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। मतलब कहा गया है कि अपने समाज को इतना गतिशील बना के रखो, इतना गतिशील कि तुम्हारे समाज को देख के दूसरे समाज भी परिवर्तन कर ले अपने समाज में। अगला रोमन क्या कहता है। समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अगला रोमन, सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। और लास्ट रोमन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रोमन लास्ट आंसर, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन यही रहा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।